हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। अब जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े उनको पता है कि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट ईयर भी हमने एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स अपलोड किए थे एंड एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड टेस्ट भी कंडक्ट हुआ था। सेम करंट ईयर के लिए अगर हम लोग बात करें दैट इज़ फॉर 2021 एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है, जहां हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के कई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। एंड आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा रिलेटेड टू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ देखो मेंशन भी हमने किया है DDU GU PGET जून 2019, क्योंकि ये 2019 का ही क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे इस पेपर पे, बट उसके पहले हम एक और डिस्कशन कर लें छोटा सा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या है। इनका पेपर पैटर्न बिल्कुल सिंपल है कि ये 100 MCQs कवर करते हैं एग्जाम में और हर एक MCQ 2 मार्क्स कंटेन करता है। बट अगर आपने कोई भी एक आंसर गलत किया तो इनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट इज़ आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इसके अलावा हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहेंगे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे DU की, चाहे BHU की, चाहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की या CUCET की, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले वेरी करते हैं 70 to 120, बट पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। हर एक यूनिवर्सिटी जो पेपर पैटर्न कंडक्ट कर रही है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, उनके क्वेश्चंस होते हैं MCQs बेस्ड एंड इसके अलावा वो पूरी तरीके से कवर करती है उन सब्जेक्ट्स को जो उनके BCom में और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप अपलोड करेंगे सिर्फ इतना पढ़ करके चले जाने से हमारा एडमिशन हो जाएगा क्या? अब देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नो डाउट बहुत रेलेवेंट होता है, बट हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि जो सिलेबस है वो सिर्फ इतना है कि जो भी आपने सब्जेक्ट्स BCom में कवर किए हैं उसको आप प्रॉपर रिवाइज करके जाओ, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अभी से उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो एंड छोटे छोटे पॉइंट्स उसके रिवीजन करो, उसके फॉर्मूलाज देख लो स्टार्ट्स के, तो उससे आपको एग्जाम में कोई भी पॉइंट नया नहीं मिलेगा। तो चलो आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू 2019 एंड ये पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। तो आज हम लोग ये सेशन अपना स्टार्ट करते हैं एंड हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जहां हम सारे PDFs एंड नोट्स अपलोड कर रहे हैं। तो वो चैनल एंड वो ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। एंड इसके अलावा जैसा कि हमने अपने पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ है कि हम एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जहां हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे MCQs अपलोड किए हैं। तो वो क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है। तो आप एमकॉम की प्रिपरेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो, वो क्वेश्चंस आप ज़रूर MCQs कवर कर लेना। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो यहाँ सब्जेक्ट कवर किया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी एमकॉम। अब ये रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है ऑफ 2019 एंड बेसिकली इसमें 4 सेट्स बनते हैं जनरली, बट हर एक सेट में क्वेश्चन शफल करके ही दिए होते हैं। मतलब ये आप किसी भी सेट की बात करो, हर एक सेट में जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ वो शफल कर दिए जाते हैं। तो अलग अलग सेट नहीं बनाए जाते, सिर्फ क्वेश्चंस को शफल करते हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। इफ द कॉस्टिंग लॉस इज 5600 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड बीइंग ₹600, द लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट शुड बी। अब देखो ये तो हमें पता है कि अगर हम लोग बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो कुछ चीज़ें जो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाते वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बुक्स बनाएंगे तो हम तो सारे के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी कॉस्टिंग लॉस कितना दिया है 5600, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉस्टिंग में थी, नो डाउट वो तो इंक्लूड होंगी फाइनेंशियल बुक्स में। एंड इसके अलावा एक ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड, एक एक्सपेंस की बात कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि लॉस है तो लॉस में एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, फर्दर हमारा और लॉस आएगा। अगर यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट होता तो उसमें से हम सिंपली क्या करते, एक्सपेंस को लेस कर देते। जो हमारा फाइनेंशियल लॉस आएगा टोटल वो कितना आएगा, 6200। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6200। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, नॉन वर्बल मतलब जो बिना बोले कम्युनिकेट किया जाए, मतलब बिना बोले जब आप अपनी बात समझाते हो तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे इफ इन केस मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। जब हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करते हैं तो वो बिना बोले आप कम्युनिकेट करें, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जहां बिना बोले अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो। क्लियर? तो देखो ऑप्शन दिया है, विजुअल साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ऑडियो साइन लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज। बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आप किसी भी तरीके से अगर साइन दे रहे हो, ऑडियो और विजुअल, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड अग्रीमेंट। अब देखो वॉइड अग्रीमेंट, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। सिंपली अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोले तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, एक अग्रीमेंट और एक इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जो आप अग्रीमेंट बना रहे हो अगर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है इन द आइज ऑफ लॉ तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? बट यहाँ अग्रीमेंट लिखा, इसका मतलब कि जो अग्रीमेंट हमने किया वो इन्फोर्सिबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, इसीलिए वो अग्रीमेंट रह गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। देख लेते हैं, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखो कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट कंसिडरेशन आप कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते। हाँ इसकी एक्सेप्शंस हैं, बट यहाँ एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है। तो बिना कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अगर आप किसी को शादी करने से रोको, अगर वो 18 बिलो है तब तो आप शादी करने से रोक सकते हो, बट क्या 18 अबव को आप शादी करने से रोक सकते हो, नहीं। तो ऐसा अग्रीमेंट जहां आप बोलोगे, लेट्स से ए और बी है, ए बी से कह रहा है कि अगर तुम लाइफ लॉन्ग शादी नहीं करोगे तो हम तुमको 25 लाख देंगे, तो ये जो अग्रीमेंट है ना, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, या कह लो ये वैलिड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते, ये उनका राइट है कि वो शादी कर सके अगर वो 18 प्लस हैं तो। एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब देखो इफ इन केस ए बी को कहता है कि तुम लाइफ लॉन्ग बिजनेस मत करो और हम तुम्हें बदले में 25 लाख देंगे, तो ये अग्रीमेंट भी कभी वैलिड नहीं हो सकता। रीजन बीइंग आप किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। आपने अगर वॉइड अग्रीमेंट डिटेल में पढ़ा होगा तो वहाँ ये चीज़ है कि हाँ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वहाँ पॉसिबल होता है जब हम अगर किसी सामने वाले से उसका बिजनेस परचेज करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप इस पर्टिकुलर लोकेशन में वर्क मत करना, बट हम उसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप लाइफ लॉन्ग ये सेम बिजनेस मत करना, क्योंकि आप किसी को भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। क्लियर? तो अगर हम ये तीनों ही अग्रीमेंट बनाते हैं तो ये किस तरह का अग्रीमेंट है, वॉइड अग्रीमेंट है, दैट इज इसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। और अगर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि लेट्स से ए ने बी से बोला कि हमसे 25 लाख लो और लाइफ लॉन्ग शादी मत करना, और बी 25 लाख लेकर के भाग गया, तो क्या ए बी पे केस फाइल कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। ये तीनों ही किस तरह के अग्रीमेंट है, वॉइड अग्रीमेंट, और वॉइड अग्रीमेंट में कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल मतलब जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। क्लियर? जिस चीज़ को हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकें। प्रोडक्शन कैपेसिटी ये तो विद इन होती है, कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ये भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन की चीज़ें हैं, एंड एम्प्लॉयज़ मोराल ये भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, दैट इज़ ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। बट गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं? नहीं, वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होते, बल्कि वो किसका पार्ट होते हैं बेटा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, अगर हम लोग माइक्रो की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की, क्लियर। और अगर इसकी जगह मैक्रो होता तो हम बात करते हैं एग्रीगेट की। प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, तो इनकी प्राइसिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ देखो, हम हर केस में एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ना कि एग्रीगेट की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, कि ये तीनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट, विच सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, सेक्शन 80E। Next, a new concept of one-person company has been introduced in the Companies Act 2013 under section कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट तो आया वन पर्सन कंपनी का। ये किस सेक्शन में आया है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। लर्न करने वाले क्वेश्चन साथ ही साथ लर्न करते चलना। नेक्स्ट, व्हेन रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन देन, जब रिग्रेशन लाइन ओरिजिन से पास होगी, क्लियर, तो उस केस में x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फ्रॉम द मॉडल, क्लियर। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन देखो क्या बोला है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी 0, एसोसिएशन विल बी 0, कोरिलेशन विल बी 0। ये इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरसेप्ट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इंटरसेप्ट ही तो हो रहा है। सिंपली रिग्रेशन अगर ओरिजिन से जा रहा है तो उसका मतलब कि हमने पर्पसली ड्रॉप किया इंटरसेप्ट को फ्रॉम द मॉडल, क्लियर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा इंटरसेप्ट विल बी 0। Who has defined the functions and objectives of a business letter under the title I am the letter? जॉन बी ऑब्डिक। ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन था, साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, फॉर इनकम टैक्स पर्पस सैलरी इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, सैलरी ऑफ MLA, वेजेस, डायरेक्टर्स फीस। अब देखो, सैलरी ऑफ MLA कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनता, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बनता है। बट अगर वेजेस की बात करें तो वेजेस आता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेजेस। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ विच सेक्टर। अब देखो, किसकी बात किया है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि सिंपली अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि ये किस सेक्टर में होता है, तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में होता है, क्योंकि वहाँ एक ही लैंड पे बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर का काम करते रहते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो वो अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, बट वो अंडर एम्प्लॉयड ज़रूर हैं, क्योंकि इस लैंड पे अगर 10 लोगों की ज़रूरत होगी तो वहाँ आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में कम से कम 20 लोग इन्वॉल्व हैं। तो उन 20 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, बट स्टिल वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो भी डायरेक्टली क्या है, अनएम्प्लॉयड है, क्लियर। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां एक्चुअल में वो वर्क कर रहे हैं बट स्टिल अंडर एम्प्लॉयड है। और इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन होती है। तो ये किस सेक्टर में ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटिंग टू, बेसिकली अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। किससे, क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज बेसिकली किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से। तो करेक्ट आंसर होगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, द नेशनल लेवल अपेक्स SME डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया इज। SME बेसिकली क्या है, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इनके लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कौन सी एजेंसी बनी है। इनकी डेवलपमेंट के लिए जो एजेंसी बनी है उसका नाम है SIDO, और इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहीं नोट डाउन कर लेना कि इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेसिकली एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ SSI एंड ARI। बेसिकली एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट स्टिल हम लर्न करा दे रहे हैं कि अगर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंसी पूछे तो उस एजेंसी का नाम है SIDO, दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ SSI एंड ARI। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, SIDO।
नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हम बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस अंडर MSMED एक्ट 2006 इज। अब देखो, अगर हम लोग MSME की बात करें, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 की बात करें, तो इसमें अभी रिसेंटली दैट इज 1 जून 2020 में एक अमेंडमेंट आया है। पर इस अमेंडमेंट के आने के पहले अगर स्मॉल इंटरप्राइज की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता था 5 करोड़, दैट इज 5 करोड़ से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि प्लांट एंड मशीनरी में मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, किसके थ्रू, स्मॉल एंटरप्राइजेस के थ्रू, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं। तो उस केस में ये लिमिट कितनी थी, अप टू 5 करोड़। तो उस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। अच्छा, बट अब दैट इज फ्रॉम 1 जून 2020 ये लिमिट रिवाइज हो चुकी है। अब देखो, नया जो आया है अमेंडमेंट 1 जून 2020 को, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर बता देते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं दिया रहेगा, बल्कि अब अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं तो उस केस में आपको जो इन्वेस्टमेंट लिमिट दी गई है प्लांट एंड मशीनरी में वो है लेस देन ₹10 करोड़, या हम कह सकते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 10 करोड़। पहले कितना कर सकते थे, 5 करोड़। किस केस में, अगर आप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो तो। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए इसमें आंसर क्या हमने करेक्ट कराया, मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। बट अब ये जब 2021 में क्वेश्चन पूछेगा तो ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, अब ऑप्शन हो गया डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। क्लियर। इस टॉपिक पे, MSME के इस टॉपिक पे जो अमेंडमेंट आया है, इस पे हम एक क्लास ड्राफ्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो क्लास अब ज़रूर कवर कर लेना सो दैट आपको पता चल जाए कि पहले कितनी लिमिट थी और अब कितनी लिमिट रिवाइज होकर के हो चुकी है। नेक्स्ट, इफ़ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव देन अनदर विल बी। अब देखो, अगर हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो दो होता है, एक BXY होता है और एक BYX होता है। और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछता तो हम उसको डिनोट करते हैं R से। अब देखो, इसकी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। दैट इज इन तीनों का साइन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। तो बट ऑब्वियस अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या होगा, नेगेटिव, तो उसका करेक्ट आंसर होगा नेगेटिव। नेक्स्ट, बिन कार्ड रिकॉर्ड्स स्टोर्स इन टर्म्स ऑफ। अब देखो, अगर बिन कार्ड की बात करें ना तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, क्या है ये, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमने रिसीव की, कितनी इशू की और कितना बैलेंस स्टॉक हमारे पास गोडाउन में बचा है। या हम कह सकते हैं ना, ये तुम लोग बनाए भी हो, याद है स्टोर लेजर के फॉर्म में जो हम लोग बनाते थे, जिसमें यहाँ पे डेट दी रहती थी, फिर ये रिसीट था, इशूड था और बैलेंस, इसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट बनाते थे ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये बिन कार्ड ही तो है, क्योंकि बिन कार्ड मतलब बेसिकली क्या, कि जहाँ पे जितना मटेरियल आया, जितना मटेरियल गया और जितना मटेरियल बैलेंस बचा है, हम उसकी पूरी रिपोर्टिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओनली क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर होगा ओनली क्वांटिटी। नेक्स्ट, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है फ्रिडमैन। नेक्स्ट, थ्योरी Z ऑफ मोटिवेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय विलियम G. उची। क्लियर, लर्न कर लेना ये भी। नेक्स्ट, इन अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एब्सेंट इज टर्म्ड एज। इंटरवेंशन मतलब जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो हम सबको पता है कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है, पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और फिर होती है मिक्स्ड इकोनॉमी।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रीजन बीइंग यहाँ के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, सब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से काम करेगी, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होता है, रीजन बीइंग कि वहाँ पे दोनों इकोनॉमी मिल करके काम करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर प्राइवेट सेक्टर के हैं तो उस पर काम गवर्नमेंट कर रही होगी, और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट का है तो उस पर काम कौन कर रहा होगा? प्राइवेट सेक्टर। क्लियर? तो यहाँ देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, नन ऑफ दीज, मिक्स्ड इकोनॉमी। बट ऑब्वियस फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी, क्योंकि फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी ही जानी जाती है एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट, द मेथड यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर होगा टर्न की अग्रीमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एम्फेसाइज ऑन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग पे, कि जो भी डिसीजन लिया जाए उसमें मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हो, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, हर कोई अपना अपना ओपिनियन या सजेशन दे पाए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर अ, अब देखो यहाँ पे हम एक सेक्शन भी लर्न कराएंगे, एज पर सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब जितनी भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं, हमने क्या बोला? नाउ ऑल न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आइदर पब्लिक और प्राइवेट। क्लियर? चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, अगर शेयर कैपिटल है उस कंपनी का तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होगा, सो दैट वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। और ये बेसिकली सर्टिफिकेट उनको कौन प्रोवाइड करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर? तो हमने बोला कि एज पर सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आप पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो हैविंग शेयर कैपिटल, हर केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बोथ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इज, देखो प्रिंसिपल सोर्स की बात किया है तो अगर नेशनल इनकम के प्रिंसिपल सोर्स की बात करें तो वो है सर्विस सेक्टर, क्योंकि बेसिकली जो सर्विस सेक्टर है वहाँ सर्विस सेक्टर बेसिकली 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। क्लियर? बट अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि 50% ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा एम्प्लॉयड है कहाँ? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। क्लियर? तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट अगर नेशनल इनकम के लिए प्रिंसिपल सोर्स की बात करें तो वो है सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर मोर देन 50% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, if in the Companies Act, a company is permitted to buy back its own shares as a proportion of its paid up capital and reserves up to, कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स वापस से परचेज कर सकते हैं, बट कितना? अप टू 25%, मतलब 10% से ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, बट अप टू कहाँ तक? ओनली 25%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25%। तो अगर कंपनी को अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीदने हैं कि उनको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होती है, कहाँ? बाय जनरल मीटिंग, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको अपनी ही कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने हैं तो आपको शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में परमिशन लेनी होगी, और वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये परमिशन लेनी होगी। और अपने शेयर्स जो आप परचेज करोगे वो कितने परचेज कर सकते हो? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स का अप टू 25%। क्लियर? कि जितना हमारे पास पेड अप कैपिटल है और जितना हमारे पास फ्री रिजर्व्स है, सारा रिजर्व्स नहीं, फ्री रिजर्व्स, ये मिला के लेट्स से अगर हमारे पास 100 लाख है तो अप टू 25%,
सिर्फ इसका 25 लाख तक हम यूज़ कर सकते हैं बाईबैक में, नॉट मोर देन दैट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25%। नेक्स्ट, द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। अब देखो, एक चीज़ हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक, और एक होती है पब्लिक मतलब हम लोग। अगर हमें लोन लेना है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे और कमर्शियल बैंक लोन लेगी किससे? आरबीआई से। ये तो क्लियर है। तो जब हम लोग दैट इज पब्लिक लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक उस पर जो रेट चार्ज करती है उसको कहती है इंटरेस्ट रेट। क्लियर? वैसे ही जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल बैंक और आरबीआई से लोन लेती है, तो आरबीआई भी उस पर कुछ एक्स्ट्रा रेट चार्ज करती है और उसी रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। क्लियर? तो लेट्स से ये है हमारे पास सेंट्रल बैंक, ये है कमर्शियल बैंक और ये है पब्लिक। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया वो है 10% के रेट पे, और कमर्शियल बैंक फिर जब पब्लिक को लोन देगी तो वो 12% के रेट पे देगी, क्योंकि जितना उसको पे करना है उससे तो वो ज़्यादा ही चार्ज करेगी। क्लियर? तो ये 10% जो सेंट्रल बैंक चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक से, इसको हमने नाम दिया है बैंक रेट, और कमर्शियल बैंक जो पब्लिक से चार्ज करी है उसको हमने नाम दिया है इंटरेस्ट रेट। क्लियर? बैंक रेट को ही हम लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया कि बैंक रेट मतलब क्या। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन्स और एडवांसेस देती है तो उस पर जो रेट चार्ज करती है उसको हम कहते हैं बैंक रेट। अब देखो, दो और पॉइंट है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक क्राइसिस में होती है, दैट इज उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तब वो सेंट्रल बैंक से दैट इज आरबीआई से पैसे उधार लेती है। मतलब सेंट्रल बैंक यहाँ पे भी कमर्शियल बैंक को क्या कर रही है? पैसे दे रही है, लेंड कर रही है मनी टू कमर्शियल बैंक। बट इस केस में बेसिकली क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से पैसे तो उधार लेती है, बट किस मोड में लेती है? बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स। अपनी सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स को सेल करके और एक अग्रीमेंट करती है कि वो इन सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स को रीपर्चेज कर लेगी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ऑन अ सर्टेन डेट। क्लियर? तो हमने ये चीज़ बताया कि जब कमर्शियल बैंक क्राइसिस में होती है, जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सेंट्रल बैंक से दैट इज आरबीआई से पैसे उधार लेती है, बोरो करती है। बट किस तरीके से बोरो करती है? नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड सेल करती हैं टू सेंट्रल बैंक एंड उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स को रीपर्चेज कर लेंगी, वो भी एक प्री डिटरमाइंड रेट पे, एक सर्टेन डेट पे। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेपो रेट। पर कई बार कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड होता है और वो इस एक्सेस फंड को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, या ये कह सकते हो कि आरबीआई लोन लेता है किससे? कमर्शियल बैंक से। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? तो यहाँ देखो, ये पूछा था द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। आरबीआई बोरो करिए, दैट इज सेंट्रल बैंक बोरो करिए किससे? कमर्शियल बैंक से। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, दैट इज रिवर्स रेपो रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर हु इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी ग्रेट कॉशन एंड स्पेक्टिज्म in experimenting any change in their enterprise is called Fabian entrepreneur. Next, agreement is dash plus dash. Agreement basically बनता है offer and acceptance मिल करके, and plus इसमें ना consideration भी होता है, और अगर ये तीनों चीज़ एग्जिस्ट करती है तो अग्रीमेंट बनता है, और अगर अग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो देख लेते हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन प्लस ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑल ऑफ दीज। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू। अब देखो, अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करें तो बेसिकली ये वो शेयर्स होते हैं जो कि आपको आपके पसीने के बदले, दैट इज स्वेट के बदले मिलते हैं। तो ये दो ही लोगों को मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को।
कंपनी ये कहती है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको बोला जाएगा कि आप 3 साल तक हमारे यहाँ सर्व करो, तो 3 साल तक क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हो तो इसके बदले हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली नॉमिनल रेट पे दिए जाते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, बिजनेस हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर इज बेस्ड ऑन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऑलरेडी हमने सारे कंसेप्ट पे क्लासेस अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप ये क्लासेस कवर कर लेना। हम इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मीन्स, अगर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो ये क्विक कम्युनिकेशन को डिनोट करता है। अब इसका डायग्राम देखो, लेट्स से ए है, ए ने कोई इन्फॉर्मेशन दी डी को, सी को और बी को। फर्दर बी ने ये इन्फॉर्मेशन दी कुछ लोगों को, सी ने भी कुछ ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को फॉरवर्ड की और डी ने भी कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की। तो ये किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं क्विकली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्विक कम्युनिकेशन अमंगस्ट मास। नेक्स्ट, machine hour rate is applied for apportionment of factory overheads, none of these allocation of factory overheads or absorption of factory overheads. But obvious अगर हम machine hour rate की बात करें तो ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? absorption of factory overheads में। Next, Indian Companies Act 2013 defines subsidiary company in which section? Section 2 subsection 87. Next, if variance is 361 then standard deviation is, देखो ये वेरिएंस है और अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो नो डाउट अगर हम इसका अंडर रूट कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वैसे ही हम 361 का अगर अंडर रूट कर दें तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19। नेक्स्ट, हु कंट्रोल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। करेक्ट आंसर होगा CBDT। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इनडिफरेंस कर्व इज, देखो इनडिफरेंस कर्व जो बेसिकली बनता है वो इस तरीके से बनता है, दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व की बात करें तो यहाँ हम दो गुड्स की बात करते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट ए एंड बी, इनका हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इनके कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं वो ऐसे बनेंगे कि हर एक कॉम्बिनेशन पे जो कस्टमर है वो इनडिफरेंट हो, दैट इज उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा हर एक लेवल पे। क्लियर? अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट ऑब्वियस डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि अगर आपको एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ाना है, लेट्स से ये प्रोडक्ट ए है और ये प्रोडक्ट बी है, दैट इज गुड्स ए गुड्स बी। अगर आपको गुड ए का कंजम्पशन बढ़ाना है तो आपको गुड बी सैक्रिफाइस करना होगा, तभी जा करके आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेट्स से एक ऑरेंज है एक एप्पल है, अगर हम ऑरेंज 5 कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल 4 कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हमें एप्पल की कंजम्पशन बढ़ानी है तो नो डाउट हमें ऑरेंज की कंजम्पशन क्या करनी होगी? कम करनी होगी, तभी तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे हम इस कॉम्बिनेशन पे हो चाहे इस कॉम्बिनेशन पे। क्लियर? तो ये होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनडिफरेंस कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसका रीजन होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर हमें एप्पल को ज़्यादा कंज्यूम करना है तो हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था? ऑरेंज को। क्लियर? इसके अलावा एक और यहाँ पे रेलेवेंट पॉइंट हम बताएंगे कि अगर हम इनडिफरेंस कर्व की बात करें, ये जो दो प्रोडक्ट हमने बोला है गुड्स ए एंड गुड्स बी, जो दो कमोडिटी थी, अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में ये इनडिफरेंस कर्व बनता है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कांस्टेंट। एंड अगर ये इनडिफरेंस कर्व में ये जो दो कमोडिटीज है ए एंड बी, ये परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उस केस में जो हमारा कर्व बनेगा वो बनेगा एल शेप्ड, दैट इज राइट एंगल। क्लियर? तो बेसिकली ये भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही है, पर ये किस शेप में बना है? एल शेप्ड में। हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं और एक लास्ट और प्रॉपर्टी है कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज करेगा, देखो अभी तक क्या था कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था ड्यू टू डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये स्ट्रेट लाइन था ड्यू टू MRS कांस्टेंट, बट अगर MRS इंक्रीज कराए तो उस केस में जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स ना बन करके कनकेव बनेगा टू द ओरिजिन। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स याद रखना।
अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इंडिफरेंस कर्व इज, हमें भी पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे बनेगा, एल शेप्ड में, बट देखो ऑप्शन में हमारे पास कहीं ऐसा नहीं दिया है। ऑप्शन दिया है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का पैरेलल, मतलब ये स्लोपिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, मतलब ये अ लाइन राइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, लाइन राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, मतलब ये चीज़ कह रहा है, और कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जैसा हमने बताया था। तो ये तो किसी भी केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात ही नहीं कर रहा है। किसी भी केस में अगर ये चारों ऑप्शन देखा जाए तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में सिंपली किस तरीके से ग्राफ बनता है, एल शेप्ड, इस तरीके से, और ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ना कि कॉनकेव। क्लियर। इस तरह का जो क्वेश्चन है जो रॉन्ग, जिसमें जनरली आंसर रॉन्ग होता है, उसके लिए सारे ही स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, बट इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने इसीलिए बता दी ताकि आपको क्लियर हो जाए ये पॉइंट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मटेरियल प्राइसिंग कॉस्ट एंड लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। अब देखो अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो आज आ रहा है वही अगर आज जाएगा, तो नो डाउट हम लोग किस इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे, करंट इकोनॉमिक वैल्यू पे, तो करेक्ट आंसर होगा फीफो। नेक्स्ट, if the price of a commodity increases but its demand remains the same then it is। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कमोडिटी की प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है बट डिमांड सेम होगी, तो ये किस केस में होता है बेटा, जब ईडी इज इक्वल टू जीरो होता है, प्राइस डिक्रीज हो, जैसे ये मान लो ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, ये भी न्यू प्राइस है, तो सिंपली पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, बट स्टिल हमारा डिमांड क्या है, जीरो है। तो यहाँ क्वेश्चन ही देखो गलत दिया है, कह रहा द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, तो उस केस में डिमांड सेम है बट इट्स डिमांड रिमेन्स द सेम, तो उस केस में क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर। बट देखो हमारे पास ऑप्शन जो दिया है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, तो ये चारों ही केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा, कि अगर हम लोग बात करें हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन की, देखो जो डिमांड डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड सो ऑन। क्लियर। अगर प्राइस चेंज होने पे डिमांड चेंज हो तो उस केस में बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, कि आपकी इनकम सेम रहेगी, रिलेटेड प्राइस की प्राइस सेम रहेगी। तो इस केस में अगर आपका कोई भी चेंज होता है तो उसको हम सेम डिमांड कर्व पे ही शो करते हैं। क्लियर। और इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब जब डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो उस केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर। जैसे इफ इन केस मान लो प्राइस है और ये डिमांड है, प्राइस मान लो 5 है तो डिमांड 4 है, प्राइस जैसे ही 4 हुई डिमांड क्या हो जाएगी 5, क्योंकि इंक्रीज होती है, इनके बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये देखो अगर हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया, लेट्स से ये प्राइस है ये डिमांड है, तो प्राइस जैसे ही डिक्रीज होगी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होगा, कि पहले हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे अब यहाँ स्टैंड करेंगे, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो मूव कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जहाँ डिमांड इंक्रीज होती है उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और इसका वाइस वर्सा होता है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर। अब इंक्रीज और डिक्रीज के केस में क्या होता है, कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है और बाकी फैक्टर्स चेंज होते हैं, और उसके बेसिस पे डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है। मतलब अगर डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज होने का रीजन अदर फैक्टर्स हैं तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। जैसे अगर मान लो कि मेरी प्राइस थी 10 प्रोडक्ट की, डिमांड थी 5, प्राइस अभी भी 10 है बट डिमांड बढ़ करके हो गई 7, क्योंकि जो कंज्यूमर की इनकम थी वो पहले 10 थी और अब कंज्यूमर की इनकम हो गई 20। तो जैसे इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ गई, बट प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो ये जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये हमारा डिमांड है, ये हमारा प्राइस है। प्राइस पहले इतना था डिमांड इतनी थी, प्राइस तो अभी भी इतना है डिमांड बढ़ गई, तो उस केस में क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइटवर्ड। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और इसके वाइस वर्सा को बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो ये चारों ही केसेस एप्लीकेबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछना चाहिए था देन इट इज ईडी इज इक्वल टू जीरो,
या मेंशन होना चाहिए था परफेक्टली इनइलास्टिक, तो वो करेक्ट आंसर होता। क्लियर। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ऑन, देखो जो सेस है वो बेसिकली हम लोग एट लास्ट कैलकुलेट करते हैं ऑन टोटल इनकम। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम। और जो हमारा GTI होता है वो 5 चीज़ों से मिलकर के बनता है, याद रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम PGBP, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों को मिला के जो हमारी इनकम वो आती है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से जो भी डिडक्शन दिए गए हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U जनरली हम लोग वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आती है टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पे हमें टैक्स निकालना होता है, तो हम अपना स्लैब रिड्यूस करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर सेस का एप्लीकेशन करते हैं। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कोटेशन लेटर। अब देखो अगर कोटेशन लेटर की बात करें तो कोटेशन लेटर में बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, ये डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं अबाउट द प्राइसेस ऑफ द स्पेसिफिक गुड सेलेक्टेड, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड कंडीशंस ऑफ डिलीवरी। मतलब ये डिटेल उसमें मेंशन हम करते हैं कि अगर मान लो A है और B है, A सेलर है, B कौन है, बेसिकली एक बार मान लेते हैं कि ये बायर है। अब इसको अगर कोई कमोडिटी आपसे परचेज करनी है, कोई पर्टिकुलर गुड्स परचेज करना है, तो B क्या करेगा, सेलर से कोटेशन मांगेगा और सेलर उस कोटेशन लेटर में बेसिकली ये मेंशन करता है कि जो गुड्स बायर ने डिमांड किया है, दैट इज सेलेक्ट किया, उसकी प्राइस क्या है, किस तरीके से उनको पेमेंट करना होगा, किस तरीके से प्रोडक्ट की डिलीवरी करेगा सेलर। क्लियर, तो वहाँ पे सेलर को ये क्लियरली मेंशन करनी होती है हर वो चीज़ जिसके बारे में बायर ने इंक्वायरी की हो। क्लियर, तो बेसिकली अगर कोटेशन लेटर की बात करें तो ये क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ इंक्वायरी लेटर। एक तरह से जो इंक्वायरी की जाती है बायर के थ्रू या कस्टमर के थ्रू, उसी के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं कोटेशन लेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड की बात करें तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया। अब अगर हम लोग बात करें नेशनलाइज्ड बैंक की, तो नेशनलाइज्ड बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने ये चीज़ क्लियर कर दी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो इस पे हमने अभी रिसेंटली क्लास अपलोड की है, जहां हमने ओवरऑल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज की डेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल दी है, एज वेल एज उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से वो क्लास आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि उसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही आने हैं। तो अगर हम बात करें 1 4 2020, उस टाइम ये मर्जर फोर्स में आया था एंड ओवरऑल 12 PSBs दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स उसके बाद बचे हैं। अगर हम लोग 2017 की बात करें तो तब तक हमारे पास ओवरऑल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, बट आफ्टर 1/4/2020 जो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो रह गए 12, जिसमें से 6 मर्ज्ड बैंक्स हैं और 6 इंडिपेंडेंट है। तो इसमें हमारे पास कहीं पे भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है, इसका करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज। देखो अगर गुड्स अभी बना नहीं है बट हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फ्यूचर में बनेगा, बट आज ही की डेट पे हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले रहे हैं उस गुड्स के लिए जो फ्यूचर में बनना है, तो इस तरह के अग्रीमेंट को हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट, बिटवीन वन annual journal meeting and the next annual journal meeting of a company there may be a time interval of not more than 15 months। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, out of which income deduction under 80C is not allowed? Long term capital gain, income from business, income from house property or income from salary? LTCG?